गुड आफ्टरनून 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 15 हिमपात पढ़ा रही हूँ। सन 1957 के पहले दिन की रात को मसूरी में बर्फ़ पड़ी, लेकिन इतनी नहीं थी कि अधिक दिनों तक टिक सकती। 7 जनवरी को 8 इंच की बारिश और 9 जनवरी को सारा दिन उससे भी अधिक बर्फ़ गिरी। 10 जनवरी को सवेरे आकाश बिल्कुल निरभ्र था, यानी साफ था, हल्का नीला रंग जिसमें सूर्य और भी अधिक चमक रहा था। जमीन पर 2 फुट बर्फ बिछी थी, मानो श्वेत छोटे दाने वाली चीनी बिछी हुई थी, यानी बर्फ गिरी थी चीनी की तरह। मकानों की दीवारों को छोड़कर भूमि का कोई अंश बर्फ से खाली नहीं था, यानी धरती का कोई भी टुकड़ा खाली नहीं था बर्फ से। बाढ़ के लिए लगाई गई लोहे की जालियां हिम से मढ़कर चांदी की बन गई थी। हिम से यानी बर्फ से जमकर चांदी की सी लग रही थी जालियां। तार भी रौप्यमन बन गए थे। जो तार होते हैं वो भी ऐसे लग रहा था जैसे बोए गए हों बर्फ से। देवदार, पदम, बाँझ जैसे ही कुछ वृक्ष जो थे वो गहरा हरा रंग तो जाड़ों में और भी अधिक मोहक मालूम होता है, क्योंकि हरियाली की शोभा में वो सबसे बढ़कर है। ऐसे में काल में अजब की आंखें सब्जी देखने के लिए तरसती हैं। पत्ती सहित डालियाँ हाथ के पंजे की तरह बर्फ़ के लोदों से ढकी विचित्र सी मालूम होती थी। हमारे घर के सामने, यानी लेखक के घर के सामने, ऑस्ट्रेलिया खजूर के सारे चौड़े पत्ते सफ़ेद बर्फ़ के मोटे कंबल को ओढ़े मानो सर्दी से निवारण, यानी सर्दी से बचने का प्रयत्न कर रहे थे। दूसरे दिन भी सबसे ऊपर वाला केवल एक पत्ता हिमयुक्त हो पाया, यानी बर्फ़ से भर पाया। बाकी पत्ते मोटी बर्फ़ की तरह से अब भी ढके थे। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर, यानी मसूरी का एक जगह चंडाल गढ़ी, उधर की तरफ जो देखा गया तो अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कंपनी बाग और ऊपर वाली पहाड़ी पर जो सीधे हरे हरे शिखरदार देवदार दिखाई पड़ते थे, वे सब सिर के पैर तक बर्फ़ से ढके हुए मालूम होते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि खंभों के सहारे विकराल मक्के की बालें लटकाई गई हैं या पृथ्वी से स्वर्ग के रूप वाले विचित्र देवदार निकले हुए हैं। वे चारों तरफ श्वेतिमा यानी सफ़ेद ओढ़े होने के कारण जंगली वृक्षों की तरह सटे हुए नहीं, बल्कि एक एक वृक्ष अलग अलग खड़ा मालूम होता था। पड़ती हुई बर्फ़ का दृश्य बड़ा मोहक होता है। जो बादल हरिद्वार और दिल्ली में पानी की बूंदें बरसाते हैं वे भी बहुत ठंडे होते हैं, पर 6000 फीट के ऊपर की जगहों में बर्फ़ बनकर गिरने लगते हैं। मसूरी में भी आकाश का तापमान जब तक 0 डिग्री से नीचे नहीं होता, बादल जल वृष्टि ही यानी बारिश का पानी ही के रूप में उतरता है। आकाश का तापमान यदि हिमबिंदु से नीचे हो, लेकिन पृथ्वी का तापमान उतना नीचा ना हो, तो बर्फ़ के छोटे छोटे कण पृथ्वी पर पहुंचते ही विलीन होकर जल बन जाते हैं। मसूरी में जल वृष्टि निम्न तापमान में बजरी नरम छोटे छोटे ओलों के रूप ले लेती है। तापमान के और गिरने पर बजरी हिमकणों का रूप लेती है और भी अधिक शीतलता आने पर हम रुई के फाहों का रूप ले लेती है। हल्की सी हवा चल रही हो तो ये फाहे हवा में तैरते हुए तिरछे चलकर भूमि पर उतरते हैं। हिमकणों पर फाहों के गिरने से पृथ्वी ढकने लगती है। यदि चांदनी रात में हिमवृष्टि हो रही है, यानी बर्फ़ गिर रही हो, तो दृश्य और भी सुंदर होता है। चांदनी में हिमकणों का फाहों का स्वरूप और भी रंग निखर आता है। चांदनी वैसे भी मोहक होती है, पर इस समय की चांदनी तो सचमुच अद्भुत होती है। अब लेखक कहता है, हिम राशि और हिमपात यानी बर्फ़ के गिरने की सौंदर्य की वस्तु है, पर इनके दर्शन करने का आनंद सभी नहीं ले सकते। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से मसूरी जैसी हिमपात की भूमि दूर नहीं है, पर हमारे लोगों को प्रायः उसके सौंदर्य को नेत्र द्वारा पान यानी देखने की लालसा नहीं होती। आज यातायात सुलभ है। रेडियो वाले शाम को ही लोगों को सूचित कर देते हैं कि मसूरी में बर्फ़ 2 फुट पड़ी हुई है। कल बड़ा सुंदर समा होगा, तो कितने ही लोग यहाँ आ सकते हैं। दिल्ली से कार द्वारा आने में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। सहारनपुर से 2 घंटे भी नहीं, और देहरादून से तो पौना घंटा ही। अब लोगों में कुछ रुचि जागने लगी और हिमपात देखने के लिए वे सैकड़ों के तादाद में आते हैं। देखने में नैनाभिराम हिम राशि की श्वेतमा मन को मोहक मालूम होती है, लेकिन यदि आप अपने जगह से हिलना डुलना चाहें तो यह मोहकता छूकर
छूमंतर हो जाती है। 2 फुट बर्फ़ 1-2 दिन तक तो इतनी गर्म होती है कि जांघ के पास तक आपका पैर उसमें घुस जाता है, मानो 2 फीट मोटी कीचड़ में से आप गुजर रहे हैं। हाँ, कीचड़ में कपड़ा गंदा होता है, उससे अरुचि होती है, पर बर्फ़ में कपड़ा गंदा होने का डर नहीं है। जब तक वो पिघलकर पानी नहीं होती, तब तक ना आपका पैर भी भीग सकता है, ना जूता, ना पायजामा। परिचित स्थानों में आप जानते हैं कि यहाँ कहाँ रास्ता और कहाँ गड्ढा, इसलिए बचकर चल सकते हैं। अगर अपरिचित स्थान नहीं है तो और भी खतरा सामने है। ऐसी जगह खिसक कर आई बर्फ़ 2 नहीं 4 फुट भी मोटी हो सकती है और फिर गले तक आप उसमें गड़प हो सकते हैं, यानी धंस सकते हैं। ऐसा तजुर्बा अच्छा नहीं मालूम होता। जिस वक्त आसमान बादलों से ढका रहता है, बर्फ़ आसमान से उतर कर धरती को ढकने का प्रयत्न करती है, उस समय हवा ना होने पर भी सर्दी अत्यधिक बढ़ जाती है। यूरोप का रूस के मैदानों इलाकों में बर्फ़ चाहे कितनी ही मोटी हो, लेकिन वहाँ गड्ढों का डर नहीं रहता। हमारे पहाड़ों में समतल भूमि ढूंढने से नहीं मिलती इस सर्दी में, और ऐसी उबड़ खाबड़ भूमि में आदमी का चलने का मन नहीं करता। यही इच्छा होती है कि घर में आग जला लो और उसके पास बैठ जाओ। हिमपात के समय सर्द क्षेत्रों के लोग बाहर घूमने के लिए आनंद का अनुभव करते हैं। पैरों के तलवे में स्की की लंबी लकड़ी बांधकर दोनों हाथों में डंडे से वह फिसलने का आनंद लेते हैं। तरुण तरुणी यानी लड़का पति पत्नी का जोड़ा होड़ लगाकर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। मसूरी जैसे स्थानों में ऐसे समतल स्थान पहले तो हैं ही नहीं, और हैप्पी वैली के आंगन की तरह यदि कोई है भी तो आनंद लेने वाले आदमियों का अभाव है। दूसरे बर्फानी खेल भी यहाँ नहीं खेले जाते। यह नहीं है कि हिमालय के बर्फानी स्थानों के बच्चे और तरुण हिम का खेलना नहीं जानते। हिमपिंड को उठाकर दोनों हाथों से दबा कर गेंद का रूप दे वह एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। कहीं कहीं तो चमड़े या लकड़ी के पटरे को रखकर उस पर बैठकर नीचे की ओर फिसलते हैं। हिमपात की खबर सुनकर आप लोगों को उसको देखने की लालसा तो होने लगी है। 9 तारीख को सारे दिन बर्फ़ पड़ती रही। यह इस साल की सबसे बड़ी हिमवृष्टि नहीं थी, बल्कि 1945 में इतना हिमपात कभी नहीं हुआ। 9 तारीख की रात को ही रेडियो ने हिमपात की खबर दे दी। देहरादून के कितने उत्साही राजपुर से पैदल ही मसूरी पहुंचे। दोपहर को भोजन कुछ सवेरे ही खत्म करके मंगल देव जी के साथ लेखक घर से बर्फ़ का दृश्य देखने निकला। 50 गज चलने पर देखा उनके अल्सेशियन भूतनाथ आगे आगे चल रहे थे। रास्ते में उनका कितने कुत्तों से दांत चलाना, खुद घायल होना और दूसरों को घायल करना हमें पसंद नहीं था, यानी लेखक और लेखक के साथियों को पसंद नहीं था। घर लौटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लौटे नहीं। अल्सेशियन कुत्ता बर्फ़ का प्राणी है। गर्दन तक बर्फ़ में धंसकर किलोल करने में उसे बहुत आनंद आता। किलोन यानी खेलने में। अपने भेड़िए के रंग के बालों को पड़ती हुई बर्फ़ की तरह से ढक लेने में उसे आनंद मिलता है। हैप्पी वैली मोहल्ले में आने जाने वाले बहुत कम ही हैं, इसलिए लोगों के पैरों ने बर्फ़ को दबाकर रास्ता नहीं बनाया था। हम दोनों को रास्ता बनाना था। हमने चार्लविल होटल का रास्ता पकड़ा। वहाँ अछूती बर्फ़ पर 150 गज चलना पड़ा। समतल भूमि में भी ऐसी 25-50 आदमी जरूर गुजरे थे, इसलिए उनके पैरों ने बर्फ़ को दबाकर 1 फुट चौड़ा रास्ता बना दिया था। आमने सामने से आने पर किसी को बगल में हाथ भर बर्फ़ से धंसकर रास्ता छोड़ना पड़ता। लेखक आगे कहता है कि कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर एक बड़ी सी डाल टूटकर सड़क पर गिरी दिखाई पड़ी। उसने बिजली के तारों को खराब कर दिया था। लोग समझते हैं आंधी के ही जोर से वृक्ष उखड़ते हैं, डालियाँ टूटती हैं। वे नहीं जानते कि बर्फ़ भी ऐसा कर सकती है। फाहा गिरकर पेड़ की डालियों पर जमा हो जाती है। यदि जाड़े के आरंभ होने से पहले ही पत्ता गिराकर नंगे होने वाले वृक्ष हैं तो उनको डालियाँ झुक जाती हैं, या मात्रा अधिक हुई तो टूटकर गिर जाती हैं। छोटी मोटी डालियाँ तो सैकड़ों टूटी हुई मिली। एक बड़ा पेड़ भी उखड़कर गया। वो पहले से ही जरा सा झुका हुआ था। सैकड़ों मन बर्फ़ उसके सिर पर जब पड़ी तो जड़ों ने जवाब दे दिया। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी पेड़ों को हिम की श्वेतवा ने छोड़ा नहीं था। जब तक वृक्षों के शिखरों में बर्फ़ के लोदे गिरते हम 6000 फुट की ऊंचाई से 2000 फुट की ऊंचाई पर चले जाएं और शीत तथा हिम के आतंक से मुक्त हो जाएं। बर्फानी प्रदेशों में बर्फ़ के तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। यहाँ मसूरी में भी लड़के उसकी गेंद बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। वे इसे होली या का हुड़दंग समझते हैं, इसलिए किसी आते जाते के ऊपर गेंद मारने की कोशिश से बाज नहीं आते।
बर्फ़ की गेंद से ना चोट लगने का डर है और ना कपड़े के भीगने या मैला होने का, पर अपरिचित के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं, यानी जिसे हम जानते नहीं उसके ऊपर बर्फ़ फेंकना अच्छी बात नहीं है। बर्फ़ के पुतले बनाने का भी लोगों को शौक़ बढ़ चला है। कुल्हड़ी में बहुत ढलान वाली सड़कें बर्फ़ पर फिसलने के उपयुक्त थीं। यह देखकर हर्ष हुआ कि पटरे के सहारे कुछ लड़के फिसलने का आनंद ले रहे हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको का पाठ समाप्त किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि बर्फ़ीला मौसम, मसूरी में बर्फ़ीला मौसम कैसा था और उसके कारण क्या कठिनाइयाँ और क्या खुशी का आनंद लेखक और लेखक साथियों को मिला। इसी के साथ पाठ समाप्त हुआ।